Good morning, everyone. हॉलीडेज को आपने सही से यूज किया होगा। बैकलॉग वगैरह अब तो सब कंप्लीट हो जाना चाहिए। ठीक है, फिर हम लोग अब ठीक है सलोनी, फिर जो भी थोड़ा बहुत रहेगी आप धीमे धीमे करते रहो। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर चीजें हो गई तो अच्छा है वो। फिर देखो, अब लास्ट टाइम हम लोग सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने मेरी छुट्टियां तो यार वही है, घर पे थे और कहाँ, कहीं जाना नहीं था। अच्छी थी, थोड़ा बोर ही हुए, सोचा था क्लास होती तो अच्छा रहता। तो हम लोग देखो लास्ट टाइम सेंटर ऑफ मास पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास निकालना स्टार्ट किया था। तो हमने उसमें सब, अब तक देखो हमने क्या क्या देख लिया है सेंटर ऑफ मास चैप्टर में। हमने एक तो पॉइंट वाले पार्टिकल सिस्टम के लिए हमने देख लिया। एक मिनट, हमने देखा कि सेंटर ऑफ मास फॉर डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम, उसके लिए अगर हमें निकालना होगा तो हम क्या करते थे। मान लो एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो हर एक पार्टिकल का मास, उसका एक्स कोऑर्डिनेट सबका ऐड कर देते थे अपॉन में टोटल मास। हर एक पार्टिकल का मास ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आई लिखा है, मतलब आई मतलब जिसका भी नंबर होगा वो ऐड करते जाएंगे ना। आई की वैल्यू 1 से लेके n तक होगा यहाँ पर ना। कई सारे पार्टिकल को ऐसे हम ऐड कर देते थे ना, m1 x1 m2 x2, उसी को शॉर्ट में लिखा हुआ है। और दूसरा फिर हमने देखा था सेंटर ऑफ मास फॉर कंटिन्यूअस बॉडी सिस्टम। तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी बॉडी होता था उस पे हम एक छोटा सा डीएम मास ले लेते थे, उसका कोऑर्डिनेट लिख लेते थे। फिर डीएम इंटू एक्स, ये एक तरह से m1 x हुआ। ऐसे हर एक का करना है तो इंटीग्रेट कर देते थे अपॉन में टोटल मास, तो इससे एक्स कोऑर्डिनेट आ जाता था। इन द सेम वे हम लोग वाई और जेड कोऑर्डिनेट निकाल लेते थे। फिर इसको यूज करते हुए हमने तीन बॉडी के सेंटर ऑफ मास निकाल लिए थे। एक तो हमने इसमें देख लिया था सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास। सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास कहाँ आता था, सेंटर से y हाइट पर y की वैल्यू कितनी होती थी, 2r/π ना, y एक्सिस पे आता था। फिर दूसरा हमने डिस्क का देखा था। डिस्क में सेमी सर्कुलर डिस्क लिया था। कंप्लीट डिस्क होगा तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा ना। सेमी सर्कुलर डिस्क के लिए हमने देखा था वो भी y एक्सिस पे आता था, और y की वैल्यू होती थी 4r/3π। फिर हॉलो स्फीयर का देखा था। हॉलो स्फीयर में ये डिस्टेंस y की वैल्यू आती थी r/2। अब
एक और डिराइव कर लेते हैं हम लोग सॉलिड हेमिस्फीयर ना, बाकी मैं फिर फॉर्मूले लिख दूंगा। बाकी का डेरिवेशन अगर आपको देखना है तो आप कोई भी HC वर्मा वगैरह कोई भी बुक रेफर कर सकते हो। हाँ, मैं अभी सारे जो भी डिराइव करूंगा सारी वैल्यूज एक जगह नोट करूंगा, जो याद रखने वाला है फिर वो आपको याद रखना रहेगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास निकालना है। ये सब नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सब रिवाइज कराया है ना। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं सेंटर ऑफ मास, फोर्थ देख रहे हैं ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर। तो देखो अब सॉलिड हेमिस्फीयर में हमने मान लो एक ऐसा हेमिस्फीयर लिया, अब इस सॉलिड हेमिस्फीयर को हम किसका कलेक्शन लेके सोच सकते हैं? इसका मास कुछ मान लेते हैं m है, रेडियस r है। हाँ, हॉलो स्फीयर का कलेक्शन लेके सोच सकते हैं या फिर डिस्क का कलेक्शन लेके सोच सकते हैं ना। हम ऐसे सोच सकते हैं कि एक के ऊपर एक ऐसे बहुत सारे डिस्क रखे हुए हैं जिनका रेडियस लगातार चेंज होता जा रहा है। यहाँ वाले डिस्क का रेडियस अलग है, इसका अलग है। जैसे हेमिस्फीयर में डिस्क का रिंग का कलेक्शन लेके किया था। तो मैं यहाँ पे डिस्क का कलेक्शन लेके कर दे रहा हूँ क्योंकि उससे थोड़ा एक और कॉन्सेप्ट आपको पता चलेगा। हेमिस्फीयर से आप खुद से ट्राई कर सकते हो कलेक्शन ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर लेके। तो देखो यहाँ पे हम लोग ऐसे मान लेते हैं कि सपोज, यार ये कौन चाय पीने में लगा हुआ लग रहा है? अदिति क्या कर रही है? इतनी जोर जोर से चाय पी रही है कि कप की आवाज यहाँ तक आ रही है। तो हम लोग देखो यहाँ पे क्या करेंगे, और मैंने अभी सुबह सुबह उठ के चाय पी भी नहीं है यार, ऐसे तो फिर पढ़ाने पे फोकस नहीं हो पाएगा। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कुछ y हाइट पर एक डिस्क है ना, एक हमने डिस्क ले लिया जिसकी कुछ ये जो थिकनेस है ये कुछ मान लो dy है। तो अब हम लोग इस डिस्क का मास निकालेंगे पहले। डिस्क का मास कैसे निकाल सकते हैं? अगर पूरे m मास का पूरे इस वॉल्यूम का मास m है तो इतने डिस्क वाले वॉल्यूम का मास कितना होगा ना, इस डिस्क वाले वॉल्यूम का मास निकालना है ना। ये r है, ये y है। तो इस डिस्क का सबसे पहले बताओ इस डिस्क का वॉल्यूम कितना होगा ना। इस डिस्क को अगर हम लोग बाहर निकाल के सोचे तो ऐसा कुछ आपको डिस्क दिख रहा होगा ना। ये हमने साइड व्यू बनाया है ना, अंदर को पूरा गया होगा वो। तो इस डिस्क का रेडियस कितना बोलोगे? रेडियस मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये कैपिटल आर है, ये वाई है ना। ये कैपिटल आर इसका रेडियस है हेमिस्फीयर का। ये वाली डिस्टेंस वाई है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी ना? आपको पता है आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हमारा आर स्क्वायर होगा। तो इससे हम लोग स्मॉल आर की वैल्यू बोल सकते हैं कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दूसरा हमारा इसका वॉल्यूम लिखना है, तो वॉल्यूम के लिए मैं ये वाली हाइट यूज करूं या ये वाली हाइट यूज करूं? मतलब वॉल्यूम लिखना है तो ये हाइट, ये डी वाई लू, ये डी वाई लू, या ये ऐसे जो आर डी थीटा होता है वो लू? परपेंडिकुलर वाली, हाँ। देखो यहीं पे हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे अक्सर हम गड़बड़ करते हैं। देखो हमने जब हेमी स्फीयर लिया था
तो वहां सारा का सारा मास सरफेस पे था, वहां पे हर जगह यही वाली लेंथ थी, तो वहां पे हमने आर डी थीटा लेंथ लिया था। लेकिन यहाँ पर हमें ये परपेंडिकुलर वाली लेनी होगी, क्योंकि हर जगह हाइट तो यही है ना, डी वाई हर जगह हाइट है, केवल साइड में यहाँ पर ये चेंज हो रहा है, साइड साइड में। तो पूरे वॉल्यूम के आगे ये साइड का वॉल्यूम आप नेग्लेक्ट कर सकते हो ना, पूरे डिस्क के वॉल्यूम में साइड का वॉल्यूम जब आप ऐड करने जा रहे हो तो उसको लगभग आप नेग्लेक्ट करके ऐसे ही सोच सकते हो। नहीं, ये वाली हाइट नहीं लेंगे, परपेंडिकुलर वाली लेंगे। तो इसका वॉल्यूम हम कितना लिखेंगे, पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया इंटू हाइट, जैसे सिलेंडर का लिखते हैं ना, डिस्क का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर इंटू हाइट। अब हमें वॉल्यूम पता चल गया, तो उसका हम मास कैसे निकालेंगे? सिद्धेश है कि नहीं? सिद्धेश बताओ भाई, मास कैसे निकाला जाए? पूरे सॉलिड हेमीस्फीयर का मास m है, तो इस डिस्क का वॉल्यूम डिस्क का मास कितना होगा? वेरी गुड, सिद्धेश ऐसे आंसर देता है कि दिल खुश हो जाता है एकदम। वेरी गुड सिद्धेश। तो देखो हम लोग क्या सोचेंगे कि उस डिस्क का मास कितना होगा, डीएम होगा, जैसा सिद्धेश ने बताया, पूरे का मास अगर एम है तो डिस्क का मास डीएम हो जाएगा। और डीएम की वैल्यू कितनी होगी? तो हम यूनिटरी मेथड से सोचेंगे कि पूरे इतने वॉल्यूम का मास एम है, तो यूनिट वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, एम अपॉन 2/3 पाई आर क्यूब इंटू डिस्क का वॉल्यूम। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो ये आ जाएगा 3/2 m/r³ इंटू r²dy। r की वैल्यू हम यहाँ से डाल देंगे ना, तो ये हमें dm मिल जाएगा। अब dm मिल जाएगा तो फिर हमें सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए क्या करना रहेगा? ये सारा जो dm आया हम कहाँ पे मानेंगे? इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, किस पॉइंट पे मान के सॉल्व करेंगे? जब dm एक पॉइंट मास नहीं होता है, कोई बॉडी होती है, ये dm मास वाला यहाँ पे क्या एक बॉडी है, तो उसका सारा मास कहाँ लेंगे? उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो ये सारा डीएम का सारा मास इसके सेंटर ऑफ मास पे लेंगे। और हमें पता है कि अगर हम यहाँ पे इधर को एक्स एक्सिस लें, इधर को वाई एक्सिस लें, तो हमें पता है एक्स सी एम तो जीरो ही होगा, सेंटर ऑफ मास कहाँ है, वाई एक्सिस पे, तो वाई सी एम ही निकालना है ना। तो वाई सी एम के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल डी एम वाई अपॉन में टोटल मास। डीएम की वैल्यू डाल देते हैं, डीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/2 m/r³ इंटू r²। r² की वैल्यू यहां से डाल रहे हैं, अंडर रूट हट जाएगा, ये अभी डीएम की वैल्यू डाली इंटू वाई ना, ये वाला जो वाई है ये डाल दिया, अपॉन में टोटल मास। m कॉमन होके कट जाएगा, और y को हम इंटीग्रेट करेंगे, डिस्क हम यहाँ से लेना शुरू करेंगे, सबसे नीचे से लेना शुरू करेंगे और करते हुए सबसे ऊपर तक जाएंगे, यहाँ तक डिस्क लेंगे। तो y कहाँ से स्टार्ट होगा, जीरो से लेकर के कैपिटल आर तक ना, y का कोऑर्डिनेट डालेंगे जीरो से कैपिटल आर तक। तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे 3/2 r³ बाहर जाएगा, अंदर बचेगा r² y-y³ dy जीरो से r। अब इसको कर देते हैं और सॉल्व, 3/2 r³। अब r² y का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या होगा, r² बाहर जाएगा, y का इंटीग्रेशन y²/2, फिर y³ का करोगे तो y के पावर 4/4, 0 to r। इनकी वैल्यू डाल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 r³। एक बार r डालेंगे और एक बार जीरो डालेंगे, जीरो डालेंगे तो सब जीरो हो जाएंगे ना, बस r डालने वाला रह जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा r इंटू r², तो r के पावर 4/2 माइनस r के पावर 4/4। एक बार r डाला, फिर एक बार जीरो डालेंगे तो सब जीरो हो जाएगा। तो ये पूरा सॉल्व हो के आ जा रहा है 3r/8। अब ये सॉल्व कर लो तो ये y कोऑर्डिनेट आ गया।
ठीक है, नोट कर लो इसको। अब मैं सारे फॉर्मूले एक जगह लिखूंगा ना, आगे भी और भी कई सारे बॉडी हैं, सब नहीं डिराइव कर सकते क्लास में हम लोग। अच्छा, लिमिट्स नहीं समझा है तुझे? सलोनी देख, इसमें जब आप डिस्क ले रहे हो तो डिस्क कहाँ से लेना स्टार्ट करोगे? ये वाई हाइट पर डी वाई लिया था, तो ये वाई को वैरी करा सकते हो ना, हाइट वैरी करा सकते हो। यहाँ तक डिस्क लेते जाओगे आर हाइट तक, और कहाँ से स्टार्ट करोगे? एकदम नीचे से। सबसे जो पहला डिस्क होगा, आप सोच सकते हो एकदम सबसे पास में, एकदम यहाँ नीचे से बेस से ले रहे हैं, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, ऐसे लेते हुए सबसे ऊपर हाइट तक गए। नोट करो। अबे आयुष, इसमें क्या समझने वाला नहीं है? देख ना, ये हमारी रेडियस हेमीस्फीयर की कैपिटल आर होगी, ये वाई हाइट पे डिस्क लिया है, तो वाई हाइट पे जब डिस्क लोगे तो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी? जो डिस्क होगा उसका ये रेडियस कितना आएगा? ये देखना, ऐसे पाइथागोरस लगा दे। ठीक है, चले नेक्स्ट पेज पे। तो अब हम लोग देखो नेक्स्ट देख रहे हैं, सेंटर ऑफ मास फॉर डिफरेंट बॉडी। अब वो सारे हम एक जगह नोट कर ले रहे हैं। कल्पेश भाऊ, लवकर करा ना। मराठी मुझे बहुत आ गई है अभी तो। तो देखो नेक्स्ट हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे अब हम लोग सारे फॉर्मूले नोट कर ले रहे हैं ना। तो सबसे पहला हम लोग देख रहे हैं, दिवाली में नहीं, ये तो मैंने धीमे धीमे सीखी है 4-5 सालों में, जो इतने, मेरे को 7 साल हो गए करीब नासिक में आए हुए, तब से सीखी है। तो देखो इसमें क्या है, एक मान लो हमने ऐसे सेमी सर्कुलर रिंग लिया था, तो उसका सेंटर ऑफ मास आया 2r/पाई पर। दूसरा सेमी सर्कुलर डिस्क। अब ये जो मैं लिख रहा हूँ ये सब आपको याद रखना है ना, एक जगह में सारे सेंटर ऑफ मास लिख दे रहा हूँ, 4r/3 पाई।
यहाँ तक का तो हमने डिराइव कर लिया। अब कुछ का मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, जैसे हॉलो कोन। इनका अब आप खुद से ट्राई कर सकते हो, नहीं आए तो HC वगैरह रेफर करो। फिर भी अगर नहीं समझ आता है तो व्हाट्सएप पे बताओ, उस पे बता देंगे। तो हॉलो कोन में, कोन आपको पता है ऐसा कुछ होगा। कोन की हाइट अगर कुछ h है तो उसका सेंटर ऑफ मास जो आएगा वो h/3 पे आएगा ना, इसी लाइन पर आएगा। और y डिस्टेंस कितनी होगी, h/3। और अगर वो सॉलिड कोन है, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, सॉलिड कोन का भी सेम डायग्राम हो जाएगा। और वहां पे YCM हो जाएगा h/4 ना। ये हाइट जो होगी, हमेशा देखो कभी भी कंफ्यूजन हो कि जैसे कोन है, हॉलो और सॉलिड में कंफ्यूजन हुआ कौन सा h/3 है कौन सा h/4 है। या जैसे यहाँ पे सॉलिड हेमिस्फीयर और हॉलो हेमिस्फीयर, कौन सा r/2 है कौन सा 3r/8 है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी सॉलिड वाला होगा उसका सेंटर ऑफ मास ग्राउंड के पास होता है, नीचे होता है ना, तभी वो ज्यादा स्टेबल होता है। सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास का हाइट कम आएगा, हॉलो का ज्यादा आएगा। कभी भी कंफ्यूजन हो तो आप ऐसे कंपेयर करोगे ना, सॉलिड का हाइट सेंटर ऑफ मास नीचे से कम हाइट पर होगा और हॉलो का ज्यादा ऊपर होगा। ये देखोगे 3r/8 कम होगा, r/2 ज्यादा है ना, ये करीब 0.5 r है। और ये देखोगे तो 0.3 r समथिंग आ रहा होगा। फिर नेक्स्ट देख रहे हैं ट्रायंगुलर प्लेट। कोई भी हम अगर ट्रायंगुलर प्लेट लेते हैं ना, ट्रायंगुलर प्लेट मतलब इसके अंदर यहाँ मास भरा होगा ना, प्लेट है ना, मास उसका 2D में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका सेंटर ऑफ मास जिधर से भी आप देख रहे होगे, अगर हम इधर से देख रहे हैं तो इधर से जो बेस है उधर से ये हाइट लेंगे। और ये जो होगा हाइट, हाँ सब में एक्सियम 0 है तो सब में ये हाइट h/3 पर होगा। अगर हम इधर से देख रहे होंगे तो इधर से हाइट निकालेंगे उस करके h/3 पर ना। जिस भी हाइट साइड से देख रहे होंगे उधर बेस से हाइट निकालो, उसके h/3 पर आएगा। श्रेयस अभी दिमाग नहीं लगा, अभी चुपचाप नोट करते जा। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तब कर लेंगे। उसको आपको आर का कलेक्शन लेके करना पड़ेगा। सिलेंडर वगैरह अगर होंगी तो वो चाहे सॉलिड हो या हॉलो, सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास उसके एक्सिस पे आएगा ना। और उसकी जो भी लेंथ होगी, लेंथ के मिड पॉइंट पर यहाँ पे कहीं सेंटर ऑफ मास आएगा। अगर हम इधर को एक्स एक्सिस दिखा रहे हैं तो यहाँ पे एक्सीएम बोल देंगे L/2 पर। सलोनी यहाँ पे मैंने ट्रायंगुलर प्लेट में क्या बोला कि आप जिधर से भी लोगे, जैसे इधर से ले रहे हो तो इधर के बेस से जो हाइट होगी उससे h/3 पे। तो अगर आपने यहाँ से ऐसे दिखाया कि इधर को y एक्सिस है, इधर सॉरी x एक्सिस है, इधर को y एक्सिस है, तो उस केस में आएगा ना। आपने एक्सिस अगर कहीं और से बना दिया तो नहीं आएगा। आप अभी इसके लिए एक्स पे मत फोकस करो ना, उससे कंफ्यूजन हो रही है। आप ट्रायंगुलर प्लेट के लिए बस अभी हाइट समझो कि जो भी बेस से हाइट होती है उसके h/3 पे आता है। बाकी एक्स कोऑर्डिनेट जैसा हम देखेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसा है उस हिसाब से हो जाएगा। और ये मैंने जनरल ट्रायंगुलर प्लेट बनाया ना, आइसोसेलस या इक्विलेटरल ऐसा नहीं ना, कोई भी टाइप का ट्रायंगुलर प्लेट है उसके लिए वैलिड है।
सिलेंडर हॉलो होगा या सॉलिड, दोनों के लिए सेम होगा, इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया है, सॉलिड या हॉलो दोनों के लिए है। आप खुद से ट्राई कर लेना, इनको जैसे सोचना होगा, हॉलो को उनको आप किसका कलेक्शन लेके सोच सकते हो, यहाँ पे आप एक के ऊपर एक कई सारे ऐसे रिंग्स का कलेक्शन लेके सोच सकते हो ना, जिनका रेडियस लगातार चेंज हो रहा है। और सॉलिड कोन को एक के ऊपर एक ऐसे डिस्क का कलेक्शन लेके सोच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलें। अब देखो, नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर एक से ज्यादा बॉडी आ जाएंगे तो उस सिस्टम का हम सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे। ना हमने पहले तो जैसे एक पार्टिकल के सिस्टम का देखा, फिर बॉडी का निकाला, अब एक से ज्यादा बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना। तो अब जैसे मान लो हमने एक स्फीयर ले लिया और एक क्यूब ले लिया। ना, एक हमने स्फीयर ले लिया और एक क्यूब ले लिया है। इसका रेडियस कुछ r है, इसकी ये जो लेंथ है ये कुछ 2r है, दोनों का मास कुछ मान लो mm है। तो हमें बताना है इस पूरे बॉडी, दो बॉडी का जो ये सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास स्फीयर के सेंटर से कितनी दूर पड़ेगा। तो जहां पे भी बॉडीज का कॉम्बिनेशन होगा उसको हम कैसे सोचेंगे, हम इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास पे इसका पूरा मास रख देंगे। हम मान लेंगे कि पूरा m मास यहाँ पे रखा है, इसका कोऑर्डिनेट कुछ 0,0 है, इधर को हमने x एक्सिस ले लिया है, इधर को y एक्सिस ले लिया, और इसका सारा का सारा मास यहाँ पर रखा है। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये r है, ये r है, 2r,0। तो हमारे पास दो मास है, एक मास 0,0 पे रखा है और एक मास 2r,0 पे रखा है ना। जब हमने सारा का सारा मास उनके सेंटर ऑफ मास पे रख दिया तो फिर वो एक पॉइंट मास वाला सिस्टम बन गया। अब ये दो पॉइंट मास के सिस्टम है, इनका सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो दोनों का y कोऑर्डिनेट तो 0 है, तो y cm तो 0 आएगा ना, x cm केवल आएगा। और अगर मास इक्वल है तो हम सीधे बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, उसके मिड पॉइंट पर।
अगर अनइक्वल होंगे तो हम सॉल्व करेंगे m1 x1 प्लस m2 x2 करके। अगर इक्वल है तो सीधे भी बता सकते हैं। याद है ना, जो मास होता है वो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता था। सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं। डिस्टेंस होता था जो सेंटर ऑफ मास का, वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता था। तो यहाँ पे मिड पॉइंट पे आ जाएगा। ना, मतलब यहाँ पे इनके जहाँ पे बाउंड्री है वहां पे सेंटर ऑफ मास आ रहा है। अब एक प्रॉब्लम आप लोग खुद से करो। सिंपल वाला मैंने कर लिया, टफ वाला तुम लोग को दे देता हूँ। सपोज एक डिस्क को हमने एक रेक्टेंगुलर प्लेट पे ऐसे ज्वाइन करके बनाया। इसका मास कुछ 2m है, इसका मास कुछ m है। यहाँ पे डिस्क का सेंटर है। नहीं, ये डिस्क है, सेमी सर्कुलर डिस्क है, और ये रेक्टेंगुलर प्लेट है। तो आपको यहाँ पे बताना है फाइंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ डिस्क। ना, इस पूरे सिस्टम का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। डिस्क के सेंटर से कहाँ पर है वो। ट्राई कर लो सभी। पहले इधर वाला नोट कर लेना, फिर ट्राई करो। अभी तो स्कूल खुलने वाला जो आना था नोटिफिकेशन, वो शायद पोस्टपोन हो गया है। दिसंबर तक तो अभी क्लोज कर दिया गया है। हाँ, हरियाणा में जो केसेस बढ़ गए उस चक्कर में हुआ ये सब। श्रेयस, मेरे को पता नहीं, एक बार देख लो, अगर डेरिवेशन होगा तो रेफर कर लेना। खुद से डिराइव करो, अगर नहीं आता तो एक बार देख लेना। सॉल्व किया जाए।
ठीक है, अब चलो चेक करते हैं। देखो यहाँ पर ये वाली लेंथ अगर बी है तो इसका डिस्क का रेडियस कितना बोलेंगे? नहीं, ये टू, ये जो बी है ये 2r के इक्वल आएगा ना, मतलब b/2। कल्पेश, जब प्लेट बोला जाए तो इसका मतलब उसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट करना है ना। जब प्लेट बोला जाए तो उसकी थिकनेस को नेग्लेक्ट कर देगा। और हमें पता है डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके बेस से कितने हाइट पे? 4r/3 पाई पर ना, यहाँ पर हो रहा होगा। और एक रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके सेंटर पे। सिमेट्रिकल बॉडी के लिए सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके सेंटर पे, मतलब यहाँ पर। तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी? a/2, ये पूरी a है। तो हमारे पास क्या सिचुएशन है कि एक 2m मास है यहाँ पर है, और एक दूसरा मास यहाँ पर है m मास, और इन दोनों की पोजीशन हमें पता है, सेंटर ऑफ मास निकालना है। और हमें डिस्टेंस कहाँ से बतानी है? डिस्क के सेंटर से। डिस्क के सेंटर से बतानी है, तो इसलिए मैं डिस्क जहां पर है वहां पर ही एक्सिस ले लेता हूँ, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का जो कोऑर्डिनेट आएगा डायरेक्ट वो वही दे देगा। इधर एक्स एक्सिस मान लिया, इधर वाई एक्सिस मान लिया। तो इसका कोऑर्डिनेट 0,0 हो गया, और इसका कोऑर्डिनेट 0, ये कितना हो जाएगा? a/2 प्लस 4r/3 पाई ना। ये टोटल डिस्टेंस हम ऐड करके निकाल लेंगे ना, ये कुछ डी आएगा, अभी डी लिख देता हूँ। तो अब हमें दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, दोनों का मास पता है। तो अब हम सेंटर और मास की वैल्यू निकालेंगे, तो वो कहाँ से डिस्टेंस आएगी? ओरिजिन से। ओरिजिन मतलब, सॉरी सॉरी, एक सेकेंड, गड़बड़ हुआ। हमें यहाँ पे सेंटर से निकालना है ना, डिस्क के सेंटर से। तो डिस्क के सेंटर पे हम लोग एक्सिस लेते हैं ना। एक मिनट, एक मिनट। एक्सिस मैंने, देखो एक्सिस लेने को तो कहीं पे भी ले लो, बट ऐसे लो कि अपना थोड़ा सॉल्विंग में इजी पड़े। देखो हमें यहाँ पर डिस्क के सेंटर मतलब यहां से चाहिए, तो हम यहीं पर ओरिजिन ले लेते हैं, ताकि जो फाइनल आंसर है वो डायरेक्ट वहीं सेंटर से ही मिल जाए। और इधर को वाई एक्सिस ले लेते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 0,4r/3 पाई। और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, -a/2 ना। तो अब हम जब इसका वाई सी एम निकालेंगे तो वो डायरेक्ट हमें यहाँ से देगा, मतलब डिस्क के सेंटर से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास क्या होगा? m1 y1, इसको m ले लेते हैं m1, और इसका y1, प्लस m2। m2 की वैल्यू 2m है, y2 अपॉन m1 प्लस m2। तो m कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 4r/3 पाई माइनस a डिवाइडेड बाय नीचे 1 + 2 3 बचेगा ना। अब इसमें आप r और a की वैल्यू डाल दोगे ना। r की वैल्यू पता है b/2 है, और a की वैल्यू, सॉरी a की वैल्यू तो यही रहने देंगे ना, बस r की वैल्यू डाल देंगे। ठीक है, अब आगे हो जाएगा। नोट कर लो, फिर नेक्स्ट पार्ट अब स्टार्ट करते हैं।
हाँ, एक बार इतना आ गया, एक बार आपने सारा का सारा मास यहाँ और यहाँ पे ले लिया, फिर वो पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा के कर दोगे। हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। हेलो। वो नायर मैडम को कॉल कर लो थोड़ा सा अभी। अभी कर लेना। हेलो। हाँ, वो एक्चुअली फोन आ गया था एक, इसलिए मेरे को रुकना पड़ा। तो हम लोग देखो क्या कर रहे थे। तो हमने ये देख लिया कि अगर जब भी बॉडी आएंगे हमारे पास, डिफरेंट डिफरेंट बॉडी, और उनका सेंटर ऑफ मास निकालना होगा, तो उस टाइम पे हम बॉडी का सारा मास उनके सेंटर ऑफ मास पे रख के फिर पॉइंट मास वाला फॉर्मूला लगा के कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे एक चीज और हम लोग ध्यान रखेंगे। अक्सर हमें ऐसा मिलेगा कि जैसे हमें बॉडी दिए गए, जैसे एक ये हमने बॉडी ली, एक ये बॉडी है, और जैसे यहाँ पे हमने एक ऐसे डिस्क वाला जो क्वेश्चन किया, इसमें कई बार मास न दे करके हमें डेंसिटी दे दी जाएगी, एरिया मास डेंसिटी। जैसे बोल दिया गया कि इसका एरिया मास डेंसिटी कुछ सिग्मा है ना। हर बार जरूरी नहीं कि मास दिया जाएगा, और उस टाइम पे हमें निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है ना। यहाँ पे सिग्मा क्या है? एरिया मास डेंसिटी, मतलब आप बोल सकते हो मास पर यूनिट एरिया। तो कोई भी अगर ए एरिया का मास निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ए इंटू सिग्मा कर देंगे ना। कोई भी ए एरिया का मास निकालना होगा तो एम इंटू सिग्मा करेंगे। तो अब मान लो अगर ये सिचुएशन है और आपको मास, सेंटर ऑफ मास निकालना है, तो आप ऐसे मान लो लगाते हो m1y1 प्लस m2y2। बाकी तो वैसे ही करोगे, y1 y2 कोऑर्डिनेट निकाल लोगे दोनों का। फिर इसको क्या लिख दोगे? a इंटू सिग्मा इंटू y1 प्लस। देखो जैसे ऊपर वाले का मास निकालना है तो ऊपर वाले का एरिया लेंगे इंटू सिग्मा कर देंगे, नीचे वाले का मास निकालना है तो नीचे वाले का एरिया इंटू सिग्मा ना, क्योंकि एरिया इंटू सिग्मा करने से मास मिलेगा। तो जिसका मास निकालना है उसका एरिया इंटू सिग्मा।
फिर इसमें हम लोग सिग्मा को कॉमन कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, A1Y1 A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2। तो इसका देखो क्या मतलब हुआ कि अगर सिग्मा यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, सिग्मा हर जगह सेम है, तो हम वहां पर जहां मास यूज करते हैं वहां पे एरिया यूज कर सकते हैं ना, A1Y1 A2Y2 अपॉन A1 प्लस A2 ना, क्योंकि मास वही एरिया के प्रोपोर्शनल होगा तो सिग्मा कॉमन होके कट जाएगा ना। कई बार हमें केवल ऐसे दे देंगे कि मास इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब हर जगह सिग्मा सेम है, तो आप सेंटर ऑफ मास निकालो तो आप एरिया यूज कर लोगे मास की जगह। कुछ समझ आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं इसी टाइप का, फिर नोट करो। अब देखो जैसे यहाँ पे 2D बॉडी थी, 2 डायमेंशनल बॉडी थी, तो मास एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड था। ऐसे ही हो सकता है 3 डायमेंशनल बॉडी हो ना, कोई 3 डायमेंशनल बॉडी होगी तो वहां पे आपको रो भी दिया जा सकता है। रो मतलब वॉल्यूम मास डेंसिटी ना, रो मतलब मास ओवर वॉल्यूम। तो कोई भी अगर मास निकालना होगा तो रो इंटू वी करेंगे। अब वहां पे मान लो अलग अलग बॉडी के लिए आपको मास निकालना है, रो सबका सेम है, तो आप वहां पे जब मान लो एक्स या वाई कोई भी कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो, तो वहां पे आप क्या करोगे, V1 रो इंटू Y1 ना, ये M1 हो जाएगा ना। मान लो दो बॉडी है, एक का वॉल्यूम V1 है, दूसरे का वॉल्यूम V2 है, तो मास क्या हो जाएगा, V1 रो ना, जिसका V1 लोगे उसका मास मिलेगा ना, दूसरे में V2 रो इंटू Y2 अपॉन M1 प्लस M2। तो रो कॉमन हो जाएगा V1Y1 प्लस V2Y2 अपॉन V1 प्लस V2 ना। जहां पर डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी वहां पर मास की जगह हम लोग वॉल्यूम यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब डेंसिटी यूनिफॉर्म होगी तो मास की जगह हम लोग वॉल्यूम यूज कर लेंगे, क्योंकि रो कॉमन होके कट जाएगा। नोट कर लो अब इसको। अब एक इस टाइप का प्रॉब्लम कर लेते हैं।
अब एक प्रॉब्लम करते हैं इस टाइप का। सपोज हमारे पास एक आइसक्रीम कोन है, ठंडी में सुबह सुबह आइसक्रीम का याद दिलाना पड़ रहा है। नहीं, ये आइसक्रीम कोन है जिसमें आइसक्रीम यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, हर जगह यूनिफॉर्म डेंसिटी है। कोन का अलग से कोई मास या मास नहीं मानना है, इसका रेडियस कुछ r है और कोन का हाइट कुछ 2r है। तो हमें बताना है कि यहाँ पे हेमिस्फीयर के सेंटर से सेंटर ऑफ मास कितनी डिस्टेंस पे लाई कर रहा होगा। नहीं, इसमें ये बोल दिया गया है कि हर जगह आइसक्रीम यूनिफॉर्मली भरा हुआ है, तो कहाँ पर सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का आएगा। सॉल्व करते हैं अब। देखो यहाँ पे हर जगह बोला गया मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका मतलब हर जगह रो सेम है। अगर रो सेम है तो मास लें या फिर वॉल्यूम ले, एक ही बात है ना, क्योंकि रो तो कॉमन होके कट जाएगा। तो हम वॉल्यूम ले लेंगे। मान लो ऊपर वाले का वॉल्यूम V1 है, नीचे वाले का वॉल्यूम V2 है, तो हम लोग वॉल्यूम ले लेंगे। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ऐसे एक्सिस है, तो हमें पता है कि वाई एक्सिस पे ही सेंटर ऑफ मास आएगा, उसके अबाउट सब कुछ सिमेट्रिकल है। तो अगर हम कोऑर्डिनेट निकालें तो सॉलिड हेमिस्फीयर का सेंटर ऑफ मास किस पोजीशन पे आ रहा होगा, उसकी ये जो हाइट आ रही होगी y1 होगी, और दूसरे वाले की कुछ मान लो y2 है। तो y1 कितना बोलोगे, सॉलिड हेमिस्फीयर है तो 3r/8, और y2 कितना बोलोगे ना, सॉलिड कोन है, सॉलिड कोन है तो उसके लिए h/4 ना, h/4 मतलब 2r/4 मतलब r/2। इनके वॉल्यूम लिख लोगे, पहले वाले का वॉल्यूम कितना लिखोगे, 2/3 πr³। सिद्धेश वॉल्यूम समझ आया ना। और हॉलो कोन का वॉल्यूम कितना बोलोगे, πr² इंटू एच कितना है 2r/3, तो ये कितना आ रहा है 2/3। यहाँ पे देखो दोनों का वॉल्यूम भी सेम आ गया। अब देखो वॉल्यूम सेम आ गया तब तो इनके मिड पॉइंट पे आ जाएगा। तो अभी तो हमें मान लो निकालना है सेंटर से, तो हम बस वैल्यू डाल देते हैं। V1 V2 पता है, y1 y2 पता है, तो हम YCM कितना बोल देंगे। इसका देखो कोऑर्डिनेट माइनस में डालेंगे ना, इसका कोऑर्डिनेट 0, माइनस में डालेंगे, ये जो भी हाइट आएगी।
माइनस में h/4 डालेंगे ना, और इसकी वैल्यू वैल्यू प्लस में डालेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ओरिजिन लिया, ऊपर को पॉजिटिव y एक्सिस है। श्रेयस मिड पॉइंट पे आएगा ना, मिड पॉइंट देखो कहाँ पर है, मिड पॉइंट दोनों का सेम नहीं आया है, ये यहाँ पर नहीं आएगा ना, ऊपर 3r/8 है, नीचे r/2 है, तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूले से ही निकाल लो ना, v1 y1 v2 y2 अपॉन v1 प्लस v2। वॉल्यूम सब जगह वॉल्यूम सेम है, तो उसको मैं v लिख देता हूँ हर जगह ना, लिखना नहीं पड़ेगा मैं, तो यहाँ पे v लिख लिया। y1 कितना होगा r/2 प्लस v, और y2 कितना है माइनस, सॉरी 3r/8 है ना, पहला वाला 3r/8 है, और दूसरा वाला जो आया है माइनस r/2 है ना, h/4 की वैल्यू माइनस में आई थी, अपॉन v प्लस v, तो v कॉमन होके कट जाएगा। कोन की हाइट ये समझनी नहीं है सिद्धेश, ये क्वेश्चन में दी हुई है 2r। अब आइसक्रीम कोन तो कैसा कैसा भी बना सकते हैं ना, तो 2r ही हाइट क्यों है ये नहीं समझना है, दी है क्वेश्चन में। सिद्धेश समझ आया क्या बोल रहा हूं? अबे बोलोगे समझ आया कि नहीं? अच्छा वॉल्यूम नहीं समझा है क्या? वॉल्यूम नहीं समझा है, हाइट नहीं समझा है, अच्छा वॉल्यूम बोल रहा है। बाय 3 क्यों कर दिया? अनम्यूट कर, अनम्यूट कर देख, अभी तू बता देगा क्यों किया है। तो ये हमारा -r/16 आ गया ना, माइनस बता रहा है कि यहाँ सेंटर से नीचे के साइड है ना, इधर कहीं है। सिद्धेश पता कोन के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिद्धेश कहाँ गया भाई? अबे चमन जल्दी बताओ। हाँ सर, वॉल्यूम ऑफ कोन πr² h/3 होता है। बाय 3 बोला ना तूने, देख बाय 3, तो मैंने बस तूने जो बोला है वही लिखा है, πr²h, h देख दिया है क्वेश्चन में 2r, πr² h/3। हाँ सर। समझ गया 3 कहाँ से आया है? यस। ठीक है, और किसी को कोई डाउट है? तो हम लोगों ने देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं माइनस में क्यों किया, देखो ना यहाँ पर हमने, यहाँ पे देखो ये ओरिजिन है, इसके ऊपर पॉजिटिव y एक्सिस है, नीचे निगेटिव y एक्सिस है ना, तो -h/4, h की वैल्यू अगर 2 आ रहा है तो -h/4 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे रखो -h/4 की वैल्यू ये आएगी ना, h की वैल्यू डालोगे 2r, तो -r/2 आएगा ना, तो वही डाला है ना, यहाँ पे बस मैग्नीट्यूड निकाला था ना, ये मैग्नीट्यूड निकाला है, बाद में साइन के साथ डाला है। हाँ y1 की वैल्यू तो प्लस में थी, y2 की वैल्यू माइनस में थी, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस में। ठीक है, फिर नेक्स्ट अब हम लोग करते हैं
अब श्रेयस एक ही टाइप का करने में मजा नहीं आता यार, फिर अब होमवर्क में करना। अब नेक्स्ट अब हम लोग देखने जा रहे हैं, अगर हम कोई बॉडी से, हाँ एक्सीएम 0 है, एक्सीएम 0 है, देखो लिखा है ना यहाँ पर सबका एक्सीएम में ये 0 है, वाई एक्सिस पे है सेंटर ऑफ मास। अब नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं कि अगर कोई भी बॉडी से कुछ पार्ट मास का हम कट करके निकाल दें तो बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना ना। अगर हम कुछ बॉडी का मास कट करके निकाल दें तो बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना। मतलब क्या है, सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी विथ रिमूव्ड कुछ रिमूव पार्ट कर दिया गया है और बची हुई बॉडी का निकालना है। जैसे मान लो हमने एक स्क्वायर प्लेट लिया और इस स्क्वायर प्लेट का 1/4 मास हमने कट करके निकाल दिया, तो अब बची हुई बॉडी कितनी रहेगी? ऐसे रहेगी ना। पूरी बॉडी का अगर मास m था तो इसका मास अब कितना बचेगा, 3m/4। तो हमें बताना है कि इसके सेंटर से, स्क्वायर के सेंटर से अब बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे लाई कर रहा होगा ना। ये स्क्वायर है मान लो जिसकी साइड लेंथ कुछ l है ना, स्क्वायर है ये। तो बचे हुए बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है। हाँ इसका एक्सीएम भी आएगा। तो आप देखो यहाँ पे कैसे सोचोगे ना, एक मैं करके बताता हूँ फिर नेक्स्ट आप लोग करना। तो हम लोग देखो यहाँ पे करने के लिए ऐसे सोचेंगे कि जो पार्ट हमने निकाल दिया, हाँ एक जैसा भावेश बोल रहा है हम वैसे भी सोच सकते हैं कि एक तो हम पूरा इसको मान लो एक ऐसे स्क्वायर बना लें और एक ये इतना रेक्टेंगल बना लें, ऐसे सोच सकते हैं। बट उसकी जगह दूसरे और भी अच्छे तरीके हैं भावेश ना, हम तो उस तरीके से करते हैं। देखो हम अगर ऐसे सोचें कि ये दोनों अभी यहीं पे रखे हुए हैं, कट करके फिर हमने यहीं वापस ऐसे रख दिया, तो दोनों का मिला के सेंटर ऑफ मास कहाँ पे आएगा? ये जो 3m/4 मास है और m/4 मास है, दोनों का मिला करके कहाँ पे आएगा सेंटर ऑफ मास? हाँ इन दोनों का मिला करके सेंटर ऑफ मास तो स्क्वायर के सेंटर पे ही आएगा ना। अगर मान लो हम यहाँ पे ही ओरिजिन ले लेते हैं ना, मान लो यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं, हाँ दोनों को अलग अलग बॉडी मानो ना। यहाँ पे सोचो कि ये एक अलग बॉडी रखी है और ये एक अलग बॉडी रखी है ये वाली, और दोनों ऐसे कंबाइन करके रखे हैं तो पूरा स्क्वायर बन गया। तो पूरे स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास तो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे आएगा। तो हमें पूरी दोनों का मिला के पता है ना, दोनों का मिला के पता है कहाँ है सेंटर ऑफ मास। नहीं इसमें हम लोग सोचते हैं यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है और इधर वाई एक्सिस है, तो हमें पूरी बॉडी का मिला के एक्सीएम पता है कहाँ पर है, 0,0 पे। और ये जो है, जो हमने ये 1/4 मास कट कर रहे हैं, वो क्या बनेगा, वो एक स्क्वायर बनेगा ना। जो 1/4 मास कट हुआ वो क्या है, एक स्क्वायर है ना। तो उस स्क्वायर का सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, उसके सेंटर पे। उसका सेंटर मतलब ये हमारा l/2 है, तो ये कितना आएगा, l/4 आएगा और ये भी l/4 आएगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट आएगा l/4 l/4। तो हमने जो ये एक पार्ट कट किया उसका हमें सेंटर ऑफ मास पता है।
राज म्यूट रख भाई, आवाज आ रही है। अब चाय पी के लग रहा है तू ब्रेकफास्ट शुरू कर दिया। अब बचा हुआ 3m/4 मास है, उसका हमें नहीं पता, तो हमने मान लिया वो कुछ x, y है ना। बचे हुए का हमने मान लिया x, y है, क्योंकि वो हमें नहीं पता चल रहा है कहाँ है। लेकिन ये जो कट किया उसका तो दिख रहा है ना कि वो एक स्क्वायर है, तो उसका l/4, पे है, उसके सेंटर पे। अब देखो इसका हमें पता है सेंटर ऑफ मास यहाँ है, इसका हमने मान लिया कुछ x, y पे, और दोनों का मिला करके फाइनल आंसर पता है। तो अगर हम एक्सीएम वाले फॉर्मूले में डाल दें ना, हम ऐसे डाल दें एक्सीएम इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। तो एक्सीएम तो हमें पता है कितना है, 0 है। m1 इसको मान लेते हैं m1 ना, ये वाले पार्ट को, तो इसका मास कितना बोलोगे, m/4। और x1 कितना बोलोगे, l/4 ना। इसका x कोऑर्डिनेट कितना है, l/4 प्लस m2 कितना है, 3m/4। उसका x कोऑर्डिनेट कुछ x है, हमें पता नहीं है, अपॉन में टोटल मास। m इधर जाकर के 0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा m/4 इंटू l/4 प्लस 3m/4 इंटू एक्स बराबर 0। m/4 कॉमन होके कट जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा -l/4 इंटू 3 इधर से इधर कर दिया है, तो आया -l/12। सेम वे में y कोऑर्डिनेट निकालोगे तो वो भी आ जाएगा -l/12। तो ये जो आएगा आप देखोगे यहां से, इसको जैसे इस लाइन को सेंटर से मिलाओ, तो इसी लाइन पे ये आगे ये आएगा, ये -l/12 जो होगा इसी लाइन पे आगे पड़ेगा। मतलब पहले सेंटर ऑफ मास यहाँ था, आपने इधर से मास हटाया, तो इसी लाइन के लॉन्ग दूसरी तरफ सेंटर ऑफ मास शिफ्ट हो जाएगा बची हुई बॉडी का। ठीक है, समझ आ रहा है सेंटर ऑफ मास कैसे निकालना है। मास अलग अलग है श्रेयस ना, इस इधर वाले का मास m/4 है, इधर का 3m/4 है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है आदित्य, ने कहीं पे भी ले सकते हो, जहां पे आपको इजी लगे वहां पे एक्सिस ले लो। स्टार्टिंग में ये जो एक्सीएम लिखा है ये पूरे स्क्वायर का लिखा है ना, पूरे स्क्वायर का सेंटर और मास यहाँ पे आएगा ना, ओरिजिन पर। यहाँ पे ही हमने ओरिजिन लिया हुआ है, तो इसलिए लिखा है ये। पूरा स्क्वायर को आप बोल सकते हो कि 1/4 स्क्वायर और 3/4 स्क्वायर। पूरे स्क्वायर को आप दो पार्ट का कॉम्बिनेशन बना के सोच सकते हो। तो एक पार्ट हटा दिया तो बचा हुआ 3/4 का निकालना है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है कि रिमूव बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। हमें पूरी बॉडी का पता होगा, तो जिसको रिमूव किया उसका लिख लेंगे, और बची हुई बॉडी का दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर सोचेंगे। तो पूरी बॉडी का पता होगा, एक पार्ट का पता होगा, दूसरे पार्ट का निकालना होगा। नोट कर लो।
अब देखो यहाँ पे जो हमने किया, इसमें हमने इसको मेथड 1 बोल देते हैं। इसमें हमने जो बचा हुआ पार्ट है और जो रिमेनिंग पार्ट है उनका कॉम्बिनेशन लेके सोचा। इसको करने का एक दूसरा तरीका होगा, दूसरा तरीका है, उसको हम बोलते हैं निगेटिव मास कॉन्सेप्ट। देखो ये जो तरीका है ये हाइपोथेटिकल है, क्योंकि हमें पता है कि मास निगेटिव नहीं होता है ना, मास निगेटिव नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम इस कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट देखो क्या बोलता है, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट, कि अगर कहीं पे भी मान लो कोई एम मास है, कहीं पे भी कोई एम मास है, और अगर हम उसके ऊपर एक निगेटिव सेम मास रख दें, तो टोटल मास वहां क्या हो जाएगा, जीरो ना, वहां पे अब कुछ नहीं बचा। डॉटेड लाइन बनाया मतलब वहां पे कुछ नहीं है अब। अगर एक एम मास के ऊपर ऐसे सिमेट्रिकल एक माइनस एम मास रख दें, तो प्लस एम और माइनस एम मिलकर के वहां पे जीरो मास रह जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कहीं से भी हमें मास को निकालना है, तो एक तरह से वहां पे जितना प्लस में मास है उतना ही माइनस में रख देंगे ना। निकालना मतलब जीरो करना है मास, तो वहां पे माइनस में मास रख देंगे, तो वहां का मास जीरो हो जाएगा, मतलब वो निकल जाएगा। तो अब देखो जैसे हमारे ये क्वेश्चन था कि एक स्क्वायर प्लेट है जिसका मास m था और हमें इतना पार्ट निकालना है, तो हम यहाँ पे सोचेंगे कि हमने एक दूसरा माइनस वाला मास यहाँ लाके रख दिया है। हमें उसको निकालना है, मतलब वहां पे माइनस मास लाके रख देना है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे अब पहले से नीचे, सॉरी, -m/4, केवल 1/4 निकालना है ना, तो नीचे +m/4 और ऊपर -m/4 मिलके ये टोटल मास कितना हो गया, इतने पार्ट का मास जीरो हो गया। मतलब ये जो बॉडी है ये किसके इक्विवेलेंट है, ये जो बॉडी है ये इक्विवेलेंट है एक पूरा +m मास प्लस एक -m/4 मास है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। तो इस पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना है, मतलब इन दो बॉडी के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। समझो, आपको इन दो बॉडी के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो दो बॉडी का सेंटर ऑफ मास निकालना तो पता ही है हमें। इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोगे, इसका सेंटर ऑफ मास पूरी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके ओरिजिन सेंटर पे। अगर हम यहाँ पे ओरिजिन ले लेते हैं तो ये होगा, और ये जो ये -m/4 यहाँ पर है ना, उसका सेंटर ऑफ मास कितना आएगा, L/2, L/2 पर। तो हमारे पास दो बॉडी हैं, एक पूरा m मास और एक -m/4, और दोनों के कोऑर्डिनेट पता है, और इनके कॉम्बिनेशन का हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो फॉर्मूले में डाल देंगे, एक्सीएम इक्वल टू हो जाएगा m1, ये मान लो हमारा ये वाला m1 है और ये वाला m2 है, तो m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मतलब टोटल ये कैपिटल M मास, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना है, जीरो। m2 मतलब -m/4, और इसका सेंटर ऑफ मास कितने पर है, L/2 अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये देखोगे फाइनल ये वही इक्वेशन बनी है जो पीछे थी, इधर जीरो आया था, इधर यही आया था, सेम इक्वेशन बनी है, बस अपना सोचने का तरीका चेंज हो गया। तो ये आ जाएगा -m/12 L/12। सेम वे में y कोऑर्डिनेट भी आ जाएगा। सब कुछ चमका, मैं क्या बोल रहा हूँ, निगेटिव मास कॉन्सेप्ट से कैसे करना है।
अच्छा अच्छा, हाँ ये गलत हो गया। ये L/2 इसकी साइड लेंथ है, तो इसका ये L/4 पर होगा। हाँ, तो ये यहाँ पे सही से डाल दो L/4, तो ये हो जाएगा 16। हाँ ऐसा बोल सकते हो ना। तो कहीं पे भी मास रिमूव करना है, उसका मतलब हम होगा कि हम निगेटिव मास लाके रख दे रहे हैं। तो पहली वाली बॉडी और जो ला के रखी उस बॉडी के कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास निकाल देंगे। ये नोट कर लो, इस पे प्रॉब्लम करते हैं। सच्ची खत्म हो गया वो तो पता है पानी नहीं पता साथ में रहो सभी बात रखो वहाँ पे क्लास स्टार्ट नहीं हो रही है ना। पेंसिल साथ में तो सभी बात रखो, ठीक है। चलो अब देखो ये नेक्स्ट, देखो हम लोग क्या देख रहे हैं। सपोज हमारे पास एक डिस्क है जिसका रेडियस कुछ r है। एक डिस्क है जिसका रेडियस कुछ r है, और इससे हमने एक r/2 रेडियस का डिस्क कट करके निकाल दिया। तो अब बचा हुआ जो डिस्क होगा, ये पूरा डिस्क है ना, तो जो बचा हुआ है उसमें मास केवल कहां पर होगा, नहीं इस वाले पार्ट में ना, यहाँ पे इतने पार्ट में होल हो गया है। तो इस बचे हुए बॉडी का सेंटर और मास हमें बताना है कि इस सेंटर से कहां पर होगा, सी से कहां पर आएगा। क्वेश्चन सबको क्लियर है ना। क्वेश्चन सबको समझ आया है। ठीक है, करो ट्राई अब। देखो निगेटिव मास वाला कॉन्सेप्ट अच्छा है, लेकिन ज्यादा बेटर पड़ता है कॉम्बिनेशन लेकर के करना ना। तो मोस्टली मैं वो मेथड 1 से ही करूंगा। मास से देश कुछ भी ले लो, वो जरूरत नहीं पड़ती ना, एम तो कट जाता है। अबे आदित्य, तुमने तो बाहर ही निकाल दिया बॉडी के बाहर।
r/6 आ रहा होगा माइनस में। हाँ, ना तो हम लोग देखो इसमें ऐसे सोचेंगे कि एक तो बची हुई बॉडी है और ये वाला डिस्क है, छोटा वाला डिस्क और बची हुई बॉडी का कॉम्बिनेशन पूरा बड़ा वाला डिस्क बन जाएगा। और बड़े वाले डिस्क का सेंटर ऑफ मास पता है ना, हम इसको दो मास मान के चलेंगे, ये वाला एक मास m1 और ये वाला एक मास m2। तो m2 का हमें सेंटर ऑफ मास चाहिए और m1 प्लस m2 मिलके बड़ा वाला डिस्क बन रहा है। हम मान लेते हैं इधर को x एक्सिस है, इधर को y एक्सिस है। तो ये m1 का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके सेंटर पे, मतलब r/2, 0 पे। और इस वाले पार्ट का सेंटर ऑफ मास इसी लाइन के लॉन्ग पीछे कहीं खिसक गया होगा ना। हमने देखा ना, जिस लाइन के लॉन्ग मास निकलता है उसी लाइन के लॉन्ग पीछे खिसक जाता है सेंटर ऑफ मास ना। तो ये मान लो कहीं यहाँ पर है x, 0 पे। ठीक है, ये कुछ x, 0 पे है, तो हमें ये x निकालना है ना, बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो हमें पता है m1 m2 कॉम्बिनेशन का सेंटर ऑफ मास पता है, कितने पर है, 0 पर है। तो हमें xcm पता है, x1 पता है और x2 की वैल्यू कुछ x है, वो निकालना है। मास हम अगर पूरे डिस्क का मास m मान लेते हैं ना, पूरे डिस्क का मास m है, मतलब पूरे πr² एरिया का मास m है। तो इतने एरिया का मास कितना आएगा, ये जो जिसको कट किया उसका एरिया कितना है, वो एक डिस्क है जिसका रेडियस r/2 है ना, मतलब 1/4 एरिया कट किया है। 1/4 एरिया कट किया तो मतलब कितना मास कट किया है, m/4 ना। m1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, m/4। तो जो बचा हुआ मास है उसका मास कितना हुआ, -3m/4। अब हमें m1 m2 पता है, x1 पता है, x2 निकालना है और xcm पता है। फॉर्मूले में डाल देते हैं, xcm इक्वल टू m1 x1 m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। xcm 0 डाल दिया, m1 की वैल्यू m/4, उसकी कोऑर्डिनेट r/2, m2 3m/4, उसका कोऑर्डिनेट हमें x निकालना है। और m1 प्लस m2 का सम कितना हो जाएगा, m/4 प्लस 3m/4। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इससे x की वैल्यू, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ ना, यही किया है ना तुम लोगों ने, -r/6 यही आ रहा होगा ना। हाँ यही आ जा रहा है r/6 ना। तो यहाँ पे कहीं उसका सेंटर ऑफ मास आ रहा है। ठीक है, तो सबको समझ आ गया होगा कि अगर हम कोई भी बॉडी से कुछ पार्ट निकालेंगे तो बची हुई बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालते हैं। तो हमने अब सेंटर ऑफ मास निकालना सीख लिया। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सेंटर ऑफ मास मूव कैसे करता है। नहीं नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं है, कहीं पे भी लगा सकते हो मेथड 2। मेथड 2 अब मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, आप खुद से कर लेना ना। तो सेंटर ऑफ मास निकालना कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। नेक्स्ट पेज पे चल रहा हूं अब।
तो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास में हमें देखना है कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कैसे निकालते हैं। तो हमें देखो ये पता है कि अगर कहीं पे भी कुछ पार्टिकल हैं तो वहां पे पोजीशन वेक्टर सेंटर ऑफ मास का हम ऐसे लिखते हैं m1r1 प्लस m2r2 अपॉन m1 प्लस m2। कहीं पे भी हमारे दो पार्टिकल है m1 m2, उनके पोजीशन पता है r1 r2, तो सेंटर ऑफ मास का ये पोजीशन आ जाएगा। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दे टाइम के रिस्पेक्ट में तो ये क्या हो जाएगा, डी आर सी एम बाई डी टी इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा m1 डी आर वन बाई डी टी, यहाँ आ जाएगा m2, दोनों साइड में t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया ना। तो डी आर वन बाई डी टी को क्या लिखोगे आप, पहले पार्टिकल के पोजीशन को डिफरेंशिएट कर रहे हो तो ये उसकी वेलोसिटी है ना, और इसको क्या लिखोगे, सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी, और इसको बोलोगे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी। तो मतलब वीसीएम का फॉर्मूला क्या आएगा, m1v1 प्लस m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। दो पार्टिकल के लिए ऐसे, अगर कितने भी पार्टिकल हो, तीन होंगे तो प्लस m3v3 और हो जाएगा, यहाँ पे प्लस m3 हो जाएगा, ऐसे करते जाएंगे। और अगर इसको हम एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दें dv बाई डी को, फिर क्या लिखेंगे, अगर एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dv बाई डी एक्सिलरेशन होगा। तो हम बोल सकते हैं एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास बराबर होगा m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2 ना। मतलब अगर हमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी पता है तो हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी निकालने के लिए। हाँ, और ये वही चीज है ना, m1a1 प्लस m2a2, ये टोटल फोर्स है, ये टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास लिखा है। भावेश, ये वाला पार्ट में आगे भी अभी समझाने वाला हूं, अभी आप ऐसे एक्सेलरेशन के टर्म में समझ लो। सलोनी, बॉडी कैसा भी हो ना, आपको बॉडी की वेलोसिटी मतलब उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी यहां रखनी रहेगी। सलोनी समझ रही ना, बॉडी कंटिन्यूअस कैसा भी बॉडी सिस्टम हो, उसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v1 v2 यूज करेंगे। अब इस पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। सपोज दो पार्टिकल हैं, एक का मास m है, दूसरे का मास 2m है। ये इधर को जा रहा है विथ स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड और ये इधर को जा रहा है विथ स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। तो हमें बताना है यहाँ पे सेंटर ऑफ मास की क्या वेलोसिटी होगी। अगर 1D का क्वेश्चन है तो आप वहां पर v1 v2 जो ये वेक्टर्स है उनको प्लस माइनस यूज करके कर लोगे। अगर 1D का क्वेश्चन है ना, यहाँ सब 1D में जा रहे हैं, तो आप मान लो कि ये हमारा 1 वाला है और ये 2 वाला है, तो m1 की वैल्यू हमने ले ली m और उसकी वेलोसिटी +2, m2 की वैल्यू 2m और उसकी वेलोसिटी +5। अगर ये इधर को जा रहा होता लेफ्ट में तो यहाँ -5 लेते ना। 1D में है तो डायरेक्शन के लिए हम प्लस माइनस लेंगे ना। फिर हम लोग इसमें रख देंगे VCM इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2।
तो ये कितना आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 10 + 2 12m अपॉन में 3m, तो 4 आ गया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है। अगर हमें सबके मास पता है, वेलोसिटी पता है या एक्सीलरेशन पता है, तो हम ऐसे सेंटर ऑफ मास का निकाल सकते हैं। नोट कर लो यहां तक। श्रेयस, सिस्टम लेने में कोई कंडीशन नहीं है ना कि आप किनको सिस्टम ले सकते हो। हम किसी भी दो बॉडी या दो से ज्यादा पार्टिकल के सिस्टम को, कॉम्बिनेशन को सिस्टम मान सकते हैं। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि वो आपस में इंटरेक्ट करें तभी हम मानेंगे। मान लो दो मास 2m और m ऐसे एक मासलेस स्ट्रिंग से पुली से सस्पेंडेड है। पुली स्मूथ है, इनको हमने छोड़ दिया। तो अब हमें बताना है इन दोनों पार्ट ब्लॉक के सेंटर ऑफ मास का क्या एक्सेलरेशन आएगा। डाउनवर्ड आएगा। वेरी गुड। वैल्यू भी बता आदित्य कितना होगा। चलो सॉल्व करते हैं अब। तो हम लोग को यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हैवी है और ये लाइट है ना, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, ये मान लेते हैं नीचे को ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा और ये ऊपर को ए एक्सेलरेशन से आ रहा होगा। तो अब ए की वैल्यू कितनी बोलोगे, ये नीचे को कितने एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, ए कितना होगा। तो पहले ए निकाल लेते हैं, ए कितना होगा नेट पुलिंग फोर्स। तो इसका पुलिंग फोर्स प्लस में होगा 2mg, माइनस इसका पुलिंग फोर्स वो माइनस में होगा -mg,
याद है ना, एक्सेलरेशन निकालना तो सबको याद होगा ना, अपॉन टोटल मास। तो ये आ गया g/3। नहीं, ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया, ए आ गया, दोनों का एक्सेलरेशन आ गया। अब हमारे पास सिस्टम में दो बॉडी हैं, एक बॉडी नीचे जा रहा है, एक ऊपर जा रहा है। तो हम मान लेते हैं कि हम कोई एक डायरेक्शन को प्लस बोलेंगे, मान लो ऊपर को प्लस बोलते हैं, नीचे को माइनस। अब हम सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। तो ये कितना हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं ये 1 वाला पार्टिकल ये है, 2 वाला पार्टिकल ये है, तो m1 मतलब 2m इंटू उसका एक्सेलरेशन नीचे को है इसलिए माइनस में डालेंगे, माइनस g/3। फिर m2 मतलब m, और उसका एक्सेलरेशन प्लस में होगा, ऊपर है इसलिए प्लस g/3 अपॉन में 2m प्लस m। तो यहाँ आ जाएगा ऊपर -2mg/3 और प्लस mg/3, -2mg/3 प्लस mg/3 अपॉन में 3m। तो ये आ जा रहा है -mg/3 अपॉन में 3m, तो मतलब -g/9 ना। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन ना, मतलब हमारा सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन हम क्या बोलेंगे, g/3, और डायरेक्शन की तरह डाउनवर्ड ना। माइनस डायरेक्शन बता रहा है, तो अब अगर हमने अलग से डायरेक्शन लिख दिया तो माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ करो श्रेयस, बताओ। सर इसमें अगर दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन अगर g/3 है तो इनके सेंटर ऑफ मास का भी सेम ही आना चाहिए ना वैसे? नहीं, तो डायरेक्शन तो अलग अलग है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में होता तब होता है ऐसा। सर बट मतलब एक ही बट स्केल उसकी में डायरेक्शन का ध्यान रखना है भाई, ये वेक्टर क्वांटिटी है ना। अगर देख ना, अगर दोनों का प्लस में g/3 होता तो g/3 कॉमन हो जाता है, मास कट जाता। डायरेक्शन का ध्यान रख। हाँ हाँ हाँ। हाँ g/9, यहाँ पे g/9 सही है सलोनी, g/9। ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। पॉजिटिव नहीं लिखा है भाई, निगेटिव लिखा है, ये निगेटिव है। हाँ हाँ, वो तो डायरेक्शन तो अपने ऊपर है। आप देखो कुछ भी एक पॉजिटिव निगेटिव लोगे, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसको देख करके डायरेक्शन बता दोगे, मैग्नीट्यूड बता दोगे। लास्ट में आप क्या होगा, डायरेक्शन अलग बताओगे, मैग्नीट्यूड अलग बताओगे ना। पॉजिटिव निगेटिव लास्ट में हट जाएगा। पॉजिटिव निगेटिव तो हम अपने समझने के लिए लिखते हैं ना, लास्ट में हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बता देते हैं। चलो एक और इसी टाइप का प्रॉब्लम करते हैं। जल्दी लिखो ध्रुविल। देखो यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन पे, ये इंक्लाइन प्लेन अपनी जगह फिक्स्ड है, एक पुली लगा दी गई है और दो ब्लॉक ऐसे उससे कनेक्ट किए गए हैं।
स्ट्रिंग के थ्रू। एक का मास m है, एक का 2m है, और इनको हमने ऐसे छोड़ दिया। स्मूथ है ना, सरफेस स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन नहीं है ना, ऑल सरफेस आर स्मूथ। तो अब ये दोनों ब्लॉक का जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस एक्सेलरेशन से जाएगा, हमें वो निकालना है। सरायु का आंसर ही थोड़ा सही लग रहा है, बाकी सब ने तो दिख रहा है कि गलत किया है। मुझे यही एक्सपेक्टेड भी था। वालिम्बे का एक बार और चेक कर लूं। प्रथमेश तू क्या बोल रहा है? जयेश तूने किया क्या? जयेश बोर्ड के। आदित्य, साक्षी, तुम लोग का कंप्लीट हो गया है बैकलॉग? चलो अब देखो इधर, देखो यहाँ पे देखो हम सब मिस्टेक क्या करते हैं, जब भी इस प्रॉब्लम के बाद ये प्रॉब्लम दिया जाता है तो हम लोग यही कर देते हैं, ए निकालते हैं, फिर M1 A1 प्लस M2 A2 लगा देते हैं, और ये नहीं ध्यान देते कि यहाँ पे तो ये वर्टिकल में थे दोनों ब्लॉक, यहाँ पे दोनों वो ब्लॉक वर्टिकल में थे, एक लाइन में, लेकिन क्या यहाँ एक लाइन में, एक इस लाइन के लॉन्ग है, एक इस लाइन के लॉन्ग है। तो ये 1D का क्वेश्चन हुआ या 2D का क्वेश्चन हुआ? ये क्वेश्चन 1D का है या 2D का है? 2D का है, 1D का नहीं है। और इसमें भी हमने वही 1D लगा दिया, एक तरफ प्लस ले लिया, एक तरफ माइनस ले लिया, और वैसे कर दिया, यही मिस्टेक हो गई। 2D है, जहां 2D होगा वहां पे हम डायरेक्शन के लिए IJ के यूज करेंगे, IJ केवल, 2D है तो IJ यूज कर लेंगे। तो देखो मैंने इसी हिसाब से यहाँ पे एंगल दिया था, ये 53, ये 37, तो मतलब ये आपका कितना हुआ, 90 डिग्री। तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये ओरिजिन है, और इधर को नहीं, इधर को हमने मान लिया कि एक्स एक्सिस है, तो एक एक्स एक्सिस में जा रहा है और दूसरा इधर को मान लिया वाई एक्सिस है। इसी हिसाब से मैंने दिया था आपको कि आपको एक्सिस लेने में इजी पड़े। अब मान लो ये इधर को ए एक्सेलरेशन से जा रहा है,
तो ये ऊपर को ए एक्सेलरेशन से जा रहा होगा। अगर इसको हम फर्स्ट पार्टिकल बोले और इसको सेकंड पार्टिकल बोलें तो a1 की वैल्यू कितनी बोलेंगे? वेक्टर फॉर्म में a1 कितना बोलेंगे? a1 एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है ना, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो a आई कैप बोलेंगे। और a2 को कितना बोलेंगे? ये नेगेटिव आई एक्सिस में जा रहा है ना, ऊपर को आ रहा है, पॉजिटिव आई एक्सिस ऐसे गया है नीचे को, तो इसको क्या बोलेंगे? माइनस ए जे कैप। ए की वैल्यू तो हमें निकालना आता है ना, m1 की वैल्यू 2m और m2 की वैल्यू m। ए कैसे निकालेंगे? इधर का पुलिंग फोर्स लिख लेंगे, ये पुलिंग फोर्स कितना आएगा? 2mg साइन 53, और इधर का पुलिंग फोर्स कितना होगा? mg साइन 37। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? नेट पुलिंग फोर्स ये वाला प्लस में लेंगे ना, ये ज्यादा स्टीप है ना, ज्यादा इंक्लाइंड है, तो ये इधर को ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। आप ये कंपेयर करोगे तो ये बड़ा वैल्यू है ना, तो ये इसको खींच रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है, तो प्लस 2mg साइन 53 माइनस mg साइन 37 अपॉन में टोटल मास 2m प्लस m 3m। ध्रुविल शांत रहे भाई, क्यों इतनी आवाजें कर रहा है? ये कितना आ जाएगा? 2mg साइन 53 कितना होता है? 4/5, और ये कितना हो जाएगा? mg इंटू 3/5 अपॉन में 3m। तो इससे देखो ये वैल्यू कितनी आ जा रही है, m तो कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ आ गया 8g/5, यहाँ 3g/5 ना, तो 8 माइनस 3 करेंगे तो ये फाइनल g/3 रह जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई एक बार, सब मैंने सही किया है ना। तो a की वैल्यू आ गई ना, अब ये a की वैल्यू यहाँ लिख देंगे ना, a आई कैप मतलब g/3 आई कैप, और माइनस ए जे कैप मतलब माइनस g/3 जे कैप। अब हमें a1 a2 पता है, m1 m2 पता है, और acm निकालना है, तो acm के लिए क्या कर देंगे? acm इक्वल टू m1 मतलब ये 2m मास इंटू a1 कितना होगा? g/3 आई कैप प्लस m2 मतलब m, और a2 मतलब माइनस g/3 जे कैप अपॉन में टोटल मास कितना हुआ? 3m। m कॉमन होके कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/9 g आई कैप प्लस माइनस g/9 जे कैप ना, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, माइनस g/9 और यहाँ पे 2g/9। तो ये हमने अभी वेक्टर फॉर्म में बताया है। अगर आपको केवल मैग्नीट्यूड चाहिए तो इस वेक्टर का मॉड ले लोगे, मॉड लोगे तो g/9 तो दोनों में वो कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर मतलब g/9 √5। समझ आया सभी को क्या क्या किया है? एकदम देखो सिंपल है, बस आप a1 a2 निकालो, m1 m2 देख लो, और 2D है तो a1 a2 को वेक्टर फॉर्म में लिखो, बस फिर फॉर्मूले में डाल देना है। अब ये नोट कर लो, होमवर्क दे देता हूं, टेस्ट का टॉपिक डिसाइड कर लेते हैं। ये नोट करो, तब तक मैं होमवर्क देख लेता हूं। यहाँ पे देखो सिद्धेश, एक्सिस कैसे लिया गया है? इधर को y एक्सिस है और इधर को x एक्सिस है।
इधर को पॉजिटिव वाई एक्सिस है, तो अगर कोई चीज नीचे को जाता तो वो पॉजिटिव वाई एक्सिस में जाता, अगर वो ऊपर को आ रहा है तो मतलब वो किधर है, निगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है ना। अगर जैसे वाई एक्सिस ऊपर को है, अगर कोई नीचे को आता है तो वो क्या होता है, निगेटिव वाई एक्सिस में जा रहा है ना। ठीक है, होमवर्क अब देख लेते हैं। होमवर्क में इलस्ट्रेशन 1 to 11 और इन टेक्स्ट एक्सरसाइज 1 कंप्लीट। फिर एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 9। ठीक है, ये हमारा होमवर्क हो गया। अब हम लोग वीकली टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट का सिलेबस डिसाइड कर लेते हैं। कल्पेश भूल रहे हो तुम, अपना पहले ही डिसाइड हुआ था कि ये दिवाली वैकेशन के संडे में नहीं टेस्ट ले रहे हैं तो लास्ट संडे में टेस्ट रखा जाएगा। मुझे याद है ये अच्छे से, हमने तभी डिसाइड कर लिया था जब तुम लोगों ने कैंसिल कराया था संडे का टेस्ट। फिजिक्स में तो अभी वर्क पावर एनर्जी ही करते हैं। कल्पेश 1 मिनट रुक जा। और केमिस्ट्री में क्या बोल रहे हो, केमिस्ट्री में बताओ सभी, जीओसी रखना है या रेडॉक्स? रेडॉक्स का एक बार तो हो गया है, रेडॉक्स ही रखना है, चलो वही रख देते हैं। जीओसी कंप्लीट हो गया है, उसका टेस्ट हुआ है एक बार। ठीक है, फिर रेडॉक्स ही रहने दो ना, इस बार एक और रेडॉक्स का रख देते हैं। और मैथ में पीएनसी बोल रहे हो, पीएनसी पे पीएचडी कर डालोगे लग रहा है तुम लोग। और भी कुछ टॉपिक के टेस्ट रखो मैथ में। पीएनसी का मेरे हिसाब से ये तीसरा टेस्ट होगा ना। ठीक है, चलो फिर यही रख लेते हैं। ठीक है, फिर क्लोज करता हूं ना। चलो ओके, बाय बाय बच्चों। लास्ट स्लाइड। मैं नोट्स डाल दूंगा ग्रुप पे ना, अभी डाल रहा हूँ नोट्स, अब वो क्लोज हो गया ना, नोट्स ग्रुप पे डाल ओके दूंगा। सर।